Hello friends and my dear student, my name is Mohammed Shamshad Alam. Now I am going to teach you the class 8 science chapter that is known as the conservation of plants and animals. Let's start from the first biosphere. What is the meaning of biosphere? Bio means life or sphere means area where the life can be exist. So life can be exist in where there the fount of air, water एंड लैंड, मतलब लाइफ वहां पर पाया जाएगा जहां पे इन तीनों चीजों का मिक्सचर होगा, मतलब हवा, पानी और जमीन, ये तीनों चीजें जहां पर मिलेंगी आपस में, दे फॉर्म्ड बायोस्फीयर. इट मींस वी कैन से दैट बायोस्फीयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. Now we will switch over to the biodiversity. Biodiversity is also made up of two words. Bio means life and diversity means variation. So variation of life within an environment is known as biodiversity. आज से 2.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारे अर्थ पे ऐसा कंडीशन बना कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव कर पाए, और उसके बाद एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सारी चीजों का ग्रोथ हुआ. और आज हम ये देखते हैं कि 99% जो हमारे स्पीसीज है वो गायब हो चुके हैं, जो कि पहले ओरिजिन हुए थे 2.5 और 3.5 बिलियन ईयर्स में. ठीक, वो कहाँ चले गए? ड्यू टू द हंटिंग, गैदरिंग, इलीगल एक्टिविटीज, ये सारे जो मतलब नेचुरल डिजास्टर्स एंड नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, मेनी कॉजेज आर रिस्पांसिबल फॉर द वैनिशिंग ऑफ दिस स्पीसीज ऑन द सरफेस. Now we will start from the forest. What is the forest? Forest is a renewable resources. और renewable हमने इसलिए कहा क्योंकि forest को हम अगर कट करते हैं तो दोबारा उसकी जगह पर न्यू forest को हम प्लांट भी कर सकते हैं, और इसको बनने में ज्यादा दिन नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा से आसानी से इस्तेमाल कर सकें एक बार यूज करने के बाद. दूसरा, वो एनवायरनमेंट में काफी जल्दी दोबारा से फॉर्म हो जाता है, इनका अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है. तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग रिन्यूएबल कहते हैं, और फॉरेस्ट भी एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का एग्जांपल है. अब फॉरेस्ट की हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट जो है वो हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए भी फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, उसके बाद एनिमल्स हैं, इन सब का घर भी माना जाता है, इसलिए भी फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट मेडिकल वैल्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो फॉरेस्ट बहुत चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्यू टू द सर्टेन एक्टिविटीज ये फॉरेस्ट जो है वो दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, लोग इनको काटते जा रहे हैं. ठीक है, तो फॉरेस्ट को जब हम काटते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. व्हेन कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मींस जब हम पेड़ पौधों को काटते हैं अपनी मतलब के लिए तो उसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डिफॉरेस्टेशन दो वजहों से हो सकती है. कॉजेज में अगर हम लोग बात करें कि डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटने के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, तो दो कॉजेज पेड़ काटने के हो सकते हैं. एक तो हमारा जो ह्यूमन कॉजेज है वो जिसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा जो नेचुरल कॉजेज है, क्योंकि अपने आप भी फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं, और उसमें सबसे कॉमन है फॉरेस्ट फायर. जंगल में जो है फॉरेस्ट मतलब जो है आपस में आग लग जाने की वजह से जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो बर्बाद हो जाते हैं. अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट थे वो बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो जलकर राख हो गए. उसके बाद अमेज़न बेसिन जो साउथ अमेरिका में है वहां पर भी फॉरेस्ट फायर की वजह से बहुत सारे मतलब जो है फॉरेस्ट जल गए. तो नेचुरल कॉजेज में आपका आ जाता है फॉरेस्ट फायर, और दूसरा आ जाता है ड्राउट. ड्राउट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन. जब सूखा पड़ता है, ड्राउट का मतलब होता है सूखा, तो जब सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी की जरूरत होती है. अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो फिर जो है प्लांट्स डाइड हो जाएंगे, मर जाएंगे. तो उसी तरीके से ये भी नेचुरल कॉजेज में आ जाता है आपका ड्राउट भी. दूसरा हम लोग बात करते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, जिसे हम लोग ह्यूमन फैक्टर्स भी कहते हैं. हम लोग भी डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पांसिबल हैं. कैसे? तो पहले जब सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी तो
लोगों ने फॉरेस्ट को काटा किस पर्पस के लिए? एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। मतलब हम लोगों ने खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करके उस पर एग्रीकल्चर जो है वो करना शुरू किया। उसके बाद दूसरा जो सेकंड कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब हम लोग 18वीं सदी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ दुनिया में, खास करके ब्रिटेन से शुरू हुआ, तो मतलब इंडस्ट्रीज के जो फ्यूल थे वो मतलब जो है हम लोगों ने लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज जितने भी प्रोडक्ट्स थे जैसे मतलब जो है शिप्स वगैरह बनाना, या फिर मतलब जो है ट्रेन्स के लिए जो आपके पटरी को बिछाने के लिए जो लॉक्स होता है उसका इस्तेमाल करना, रेलवे कोचेस बनाना, तो बहुत सारे चीजों में हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया। उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है कि जब ब्रिटेन के लोग भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर मतलब जो है बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे, नेचुरल फॉरेस्ट, उनको काट करके उसकी जगह पर मतलब जो है कॉमर्शियल फॉरेस्ट को प्लांट किया जिससे उनका फायदा हो सके। तो इसकी वजह से भी बहुत बड़े स्केल पे डिफॉरेस्टेशन किया गया। उसके बाद लार्ज ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी हम लोग जानते हैं कि मोर देन 7 बिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, अभी दुनिया में 7 बिलियन आबादी जो है वो हो चुकी है और ये बढ़ती ही जा रही है। तो ये आबादी बढ़ने से जब इंसान की आबादी बढ़ती है तो उनको रहने के लिए घर के लिए जमीन चाहिए, उनको मतलब जो है चलने फिरने के लिए रोड्स चाहिए, ब्रिजेस चाहिए, डैम्स चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री मतलब जो है चाहिए, फिर उनको खाना खाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए भी मतलब जो फॉरेस्टेड एरिया है उनको खत्म किया जा रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि हमारे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं कि वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? तो जितने भी चाहे वो फ्लोरा हो, फाना हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इनको हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो जंगल में रहने वाले चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। वाइल्ड मींस होता है जंगल और लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। तो जंगल की जिंदगी, तो जंगल में कौन रहते हैं? तो एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये सारी चीजें जंगल। लेकिन इनकी जो तादाद है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, इनकी तादाद जो है। तो इसका मतलब इसमें हम लोगों को ये समझना है कि व्हाट आर द causes which are responsible for the depletion of wildlife. So wildlife are depleting due to the various factors such as for the agricultural factors, for the hunting gathering, for the growing numbers of population, for the different purposes such as the killing for the skins, bones, teeth, etc. इन सारी चीजों की वजह से जो है जंगल में बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है। जो अच्छे मतलब जो है पेड़ पौधे हैं उनको काटा जा रहा है अपने फायदे के लिए। इन सारी चीजों की वजह से दिन ब दिन जो है वाइल्ड लाइफ के जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थ से कम होते जा रहे हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देगा। तो हमें समझना है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या होता है। तो इकोसिस्टम जो है एक सिस्टम है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब अगर हम लोग कहें लिविंग मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग मींस अबायोटिक, इन दोनों रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इसीलिए मतलब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बैलेंस रहता है। अगर इनमें से हम किसी एक चीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो अबायोटिक हो, तो हमारा पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा और उससे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अब लोग आते हैं कि ये जब इस तरीके से जब चल रहा था कि वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हर कंट्रीज के लोगों ने बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए ताकि मतलब जो है हंटिंग गैदरिंग और इन सब जितने भी शिकार हो रहे हैं और जितने भी नंबर्स इनके कम हो रहे हैं उनको मेंटेन किया जाए और उनको डिप्लीशन से बचाया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मतलब जो इनको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे रिजर्व एरिया जो है प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया, जैसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद नेशनल पार्क, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं। तो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द plants, for the animals, and along with plants and animals the traditional life, it means the tribals also lived in that area। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बहुत बड़ा एरिया होता है और यहाँ पर जो है सेटलमेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर ट्राइबल्स लोग जो जिसको हम लोग जो है
अनुसूचित मतलब जो है जनजाति के बारे में जानते हैं, वो लोग यहाँ पर पाए जाते हैं और वो लोग यहाँ पर मतलब जो है सेटलमेंट भी करते हैं और वो लोग यहाँ पर खेती बाड़ी भी करते हैं। तो उन लोगों को अलाउ है और वो मतलब जो है बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन। बफर जोन जो है, जो सेकंड जोन है, जो बीच का जोन है, उसे बफर जोन कहा जाता है। बाहर वाले वाटर जोन को ट्रांजिशन जोन कहा जाता है और सबसे अंदर वाले जोन को जो है वो कोर जोन कहा जाता है। तो सबसे बाहर वाले पे जो है वहां पर लोगों को खेती बाड़ी करना अलाउ है, वहां पर ट्राइबल्स रह सकते हैं, वो मतलब फॉरेस्ट की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन जोन की बात करें, सॉरी बफर जोन की बात करें, तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, टूरिज्म के लिए होता है कि बाहर से लोग घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए आते हैं, इन सारे के लिए बफर जोन होता है। अब इसमें जो बीच का सबसे अंदर का फॉरेस्ट या अंदर के जो एनिमल्स होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब ये कोर जोन होता है, यहाँ पर आना जाना किसी के लिए भी मना है क्योंकि जानवर डिस्टर्ब ना हो जाए, इसी वजह से यहाँ पर जो है कोर जोन में किसी को भी आना जाना मना किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और भारत के अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, एक है काजीरंगा और दूसरा है मानस। तो काजीरंगा और मानस जो है ये असम में पाया जाता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद नॉरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद मतलब गल्फ ऑफ मन्नार जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार, इट इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद नीलगिरी, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका फाउंडेशन 1986 में रखा गया था और ये नीलगिरी भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये बायोस्फीयर रिजर्व मतलब तमिलनाडु में भी है, ये केरल में भी है और ये कर्नाटक में भी है। तो भारत के 3 राज्यों में ये बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है जिसमें इसका ज्यादातर एरिया जो है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इंडिया का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है। तो पन्ना इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में है। अब मतलब केरल में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है अगस्था मलाई। उसके बाद गुजरात में भी है जिसका नाम है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बहुत मतलब टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज की बायोस्फीयर रिजर्व, अब इसमें जो आप लोगों के आपके टेक्स्ट में पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है दैट इज नोन एज द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस स्टेट में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में फ्लोरा और फाना। अब यहाँ पर 2 टर्म आया, फ्लोरा किसे कहते हैं, द पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट्स व्हिच एग्जिस्ट इन अ ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज फ्लोरा। तो एक ही मतलब तरीके के प्लांट्स जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं उसे हम लोग फ्लोरा कहते हैं और एक ही तरीके के एनिमल जो किसी पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं उसे हम लोग फाना कहते हैं। तो जनरली फ्लोरा जो है जितने भी एनिमल्स होते हैं, सॉरी प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको फाना कहा जाता है। फ्लोरा कौन-कौन से फ्लोरा जो है वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा साल, टीक, जामुन, व्हाइट मैंगो, उसके बाद सिल्वर फर्न एक्सेट्रा। मतलब ये सारे जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये कहां पाए जाते हैं, आपके पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं और ये वहां का फ्लोरा है। तो क्वेश्चन आता है कि फ्लोरा जो है वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन से पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फाना, कौन-कौन से एनिमल्स जो है वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो चिंगारा, वाइल्ड डॉग्स, बिसन, वुल्फ, ब्लू बुल, उसके बाद बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डियर्स, ये सारे मतलब जो है वो फाना पाए जाते हैं आपके मतलब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। उसके बाद बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज स्पीसीज, अ सिमिलर काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक ही तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स which are capable for the interbreeding is known as species।
चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मतलब जो है जानवर हो, सब अपनी जाति को बचाने के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम लोग जो है स्पीसीज कहते हैं। और एंडेमिक किसे कहते हैं? तो किसी पर्टिकुलर जगह पे जो पर्टिकुलर काइंड के मतलब जो है आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो सिर्फ वहीं पाया जाता हो, कहीं और ना पाया जाता हो, उसे हम लोग एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पचमरी का, तो जो पचमरी में ही सिर्फ पाया जाता है वो आपको कौन है? साल और वाइल्ड मैंगो, ये पचमरी का एंडेमिक स्पीसीज है जो सिर्फ आपको पचमरी में मिलेगा। दूसरा है मतलब पचमरी में कौन सा फाना पाया जाता है? तो बिसन, फ्लाइंग स्क्वायरल और इंडियन गाइंड स्क्वायरल, ये सारे पचमरी में मतलब फाना जो है वो पाए जाते हैं जो एंडेमिक स्पीसीज है। तो आपको दोनों में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन-कौन से फ्लोरा और कौन-कौन से फाना जो है वो एग्जिस्ट करते हैं पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में, कौन से एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से बायोस्फीयर रिजर्व की क्लियर हो गई। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन मतलब दो टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? तो 1972 में इस एक्ट को बनाया गया था, जिसमें जंगल के चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इनके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब जो है ये कानून बनाया गया था, ताकि कोई हंटिंग, गैदरिंग, पोचिंग, ये सारी चीजें जो है, कैप्चरिंग, ये सारी चीजें जो है ना कर सके, और इसीलिए मतलब ताकि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका कंजर्वेशन हो सके। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था, ताकि जो नंबर्स थे उस टाइम टाइगर के वो दिन ब दिन घटते जा रहे थे, तो इनके नंबर्स को इंप्रूव करने के लिए जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया इंडिया में, और ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। अगर हम लोग अभी देखें तो इंडिया में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया। इंडिया में मतलब जो है सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज, दुनिया का 80% जो टाइगर है वो भारत में पाया जाता है, और लगभग 50 टाइगर रिजर्व जो है भारत में पाया जाता है। और सबसे पहला जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व भारत में बना था वो आपके जो हमारा पहला नेशनल पार्क आप लोग जानते हैं वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहां पे मतलब जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया था। उसके बाद हम लोग सतपुरा जो नेशनल पार्क है वो भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वहां पर भी टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर्स के नंबर को बढ़ाने के लिए और उनके हंटिंग और मतलब जो है उसको रोकने के लिए जो है वो कैप्चरिंग को रोकने के लिए जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। जब हम लोग जानते हैं, पहले तो ये एक चीज और जानना है कि जो हमारा पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और बहुत सारी सेंचुरीज भी हो सकती हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है, यहाँ पे देखिए पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पचमरी सेंचुरी भी है और बोरी सेंचुरी भी है। 2 सेंचुरी पाए जाते हैं पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, और एक नेशनल पार्क पाया जाता है। और जो टावा है ये रिजर्वायर्स है जहां पे मतलब जो है फॉरेस्ट वगैरह को यहाँ भी कंजर्व किया जाता है। तो 2 मतलब सेंचुरी पाए जाते हैं, एक तो है पचमरी और दूसरा है बोरी। 2 सेंचुरी मध्य प्रदेश में मतलब जो पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और एक नेशनल पार्क है जो है सतपुरा नेशनल पार्क। अब हम लोग स्विच ओवर करते हैं नेशनल पार्क की तरफ। ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है आफ्टर बायोस्फीयर रिजर्व भारत में, और उसके बाद ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। भारत में 104 नेशनल पार्क है अकॉर्डिंग टू 2019 तक का अगर डेटा हम देखें तो भारत में टोटल 104 नेशनल पार्क जो है वो पाए जाते हैं। अब हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट की जाती हैं, तो वहां पर फ्लोरा, फाना और ट्रेडिशनल लाइफ मतलब ट्राइबल्स, इन 3 चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क में फ्लोरा फाना के अलावा जो वहां के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो रॉक पेंटिंग्स हो, चाहे वो रॉक केव्स हो, इन सारी चीजों को वहां पर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको यहां पर प्रिवेंट किया जाता है फ्लोरा और फाना के साथ साथ। तो नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन
नेशनल पार्क में एक खराबी है। क्या खराबी है कि यहाँ पर आप आसानी से मतलब जो है सबको एंट्रेंस मिल जाता है, सब आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ पे टूरिज्म के लिए या फिर मतलब रिसर्च के लिए या फिर मतलब जो है साइंस एजुकेशन के लिए ये एरिया इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग जो मतलब जो है इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, घूमने के बहाने जाते हैं वहां पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे नेशनल पार्क से डिसअपियर होते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है सेंचुरीज की तरह, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किसी का आना जाना बिल्कुल भी मना है, ना ही टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, ना ही ये रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो प्रोटेक्टेड होते हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उसमें से एक एग्जांपल सतपुरा नेशनल पार्क का भी है, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। तो सतपुरा नेशनल पार्क में हम लोग देखते हैं पहले वहां पर लाइन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज, उसके बाद बारहसिंगा, ये सारे जानवर पाए जाते थे जो कि अब पूरी तरीके से बिल्कुल गायब हो चुके हैं, वो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? ड्यू टू द इलीगल एक्टिविटीज happened inside the नेशनल पार्क ऑफ सतपुरा। तो सतपुरा के अंदर मतलब जो है बहुत ज्यादा लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज कर लिया, जो उनके आसपास लोग रहते थे उन लोगों ने, इसीलिए वहां पर अब ये जानवर मौजूद नहीं है। इसीलिए मतलब यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि मतलब जो है हमारे जो फ्लोरा है, फाना है, इन सबको प्रोटेक्शन मिले। तो उसके लिए हमें मतलब जो है नेशनल पार्क के लिए बहुत ही कानून जो है वो स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरी हम लोग बात करें कि इंडिया में पहला नेशनल पार्क कौन था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जो टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। 1936 में मतलब जो है ये फर्स्ट नेशनल पार्क भारत का बना। उसके बाद गिर नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है और यहाँ पर एशियाटिक लॉयन जो है वो पाया जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है आप लोग का कि एशियाटिक लॉयन कहाँ पाए जाते हैं, किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि गिर नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है और यहाँ पर एशियाटिक लॉयन को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे भारत में नेशनल पार्क है जहां पर अलग अलग मतलब पर्पस के लिए इनको जो है वो रखा गया है नेशनल पार्क को। अब हम लोग बात करते हैं सेंचुरीज के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर टर्म से ही पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ के यहाँ पर एनिमल्स अलोंग विद द बर्ड्स, इन दो चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है सेंचुरीज में। तो किनको प्रोटेक्ट किया जाता है? एनिमल्स एंड बर्ड्स। अभी हम लोग ने नेशनल पार्क में देखा फ्लोरा, फाना अलोंग विद द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो रॉक मतलब जो है केव पेंटिंग्स हो या फिर रॉक केव हो, मतलब या फिर मतलब जो है और भी कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, उन सारी चीजों को भी नेशनल पार्क के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स और वहां जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो भारत में अभी अगर हम देखें कि टोटल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी भारत में 2019 के हिसाब से मौजूद है। तो टोटल बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में। और अगर हम लोग बात करें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इसमें मतलब जो प्रोटेक्शन है वो इन्वायरमेंट में इनको मतलब जो है छोड़ दिया जाता है खुला, और यहाँ पर मतलब जो है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, किसी को भी मतलब जो है हंटिंग, गैदरिंग, कैप्चरिंग, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड है कि कोई भी मतलब ना इनको पकड़ सकता है ना इनको मतलब मार सकता है। ये सारी चीजें जो है इस पर बहुत ही मतलब जो है कानून स्ट्रिक्ट है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो जेल चला जाएगा, जैसे हम लोगों ने सलमान खान के केस में देखा है। सलमान खान जेल आता जाता रहता है, किसकी वजह से? इसी हंटिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने मतलब जो है वहां पर राजस्थान जब वो लोग थे वहां पर उन्होंने मतलब शिकार कर लिया था चिंकारा का, इसीलिए। और लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे भारत में अलग अलग मतलब सेंचुरीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें सबसे फेमस है आपका भरतपुर राजस्थान। ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरीज है इट इज फेमस फॉर द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन क्या है? ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो विंटर के महीने में राजस्थान में आते हैं। कहां से? साइबेरिया से। साइबेरिया कहां है? रशिया। तो रशिया से माइग्रेट करके भारत आ जाते हैं। उसके बाद मतलब यहाँ पर अपने बच्चों के साथ जो है वो रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं,
हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो रशिया से ज्यादा अच्छा होता है। वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल कोल्ड हो रहा होता है। इस वजह से वो कंडीशन एनवायरमेंटल उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो वो आते हैं फिर अपने बच्चों के साथ, जब उनका रिप्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो वापस रिटर्न चले जाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं दूसरा हम लोग गिर नेशनल पार्क। ये गुजरात में है, जो एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद सतपुरा जो है ये भी मतलब जो है आपके सॉरस क्रेन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर सुल्तानपुर जो है ये हरियाणा में है, ठीक है, यहाँ पर भी साइबेरियन क्रेन जो है माइग्रेट करके आते हैं। उसके बाद काजीरंगा, ये इंडियन राइनोसोरस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। गेंडा जिसे हम लोग कहते हैं वो असम में पाया जाता है। हम लोगों ने देखा था काजीरंगा कहाँ पाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे भारत में सेंचुरीज है जिनको मतलब जो है आपके प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होता है? तो ऐसा नहीं कि रेड डेटा बुक का जो कवर है वो लाल होता है। रेड डेटा बुक एक ऐसा बुक है जो कि IUCN डिजाइन करती है, बनाती है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड में है। और इसका मेन काम क्या है? तो इसका काम है इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट तैयार करना। तो अभी हम लोगों को कुछ स्पीसीज को समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज क्या होते हैं? चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो स्पीसीज अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसे डोडो, रेड हेड डक, ठीक है, डायनासोर्स, ये सारे जो जानवर हैं वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अब वो नहीं पाए जाते। तो जो एनिमल्स अब नहीं पाए जाते हैं उसे हम एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है इंडेंजर्ड एनिमल का। इंडेंजर्ड एनिमल्स हम उन्हें कहते हैं जो एनिमल्स गायब होने की कगार पर है, मतलब वो अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो इंडेंजर्ड एनिमल में क्या क्या आ जाता है? रेड पांडा, स्नो लियोपार्ड, गिबन, ये सारे जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो अब गायब होने वाले हैं। उसके बाद अब आता है आपका थर्ड जो नंबर है वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल क्या होता है कि जो अब इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट की कैटेगरीज में आने वाले हैं, ऐसे स्पीसीज को हम लोग वल्नरेबल स्पीसीज कहते हैं। मतलब ये इस पर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इतना खतरा नहीं कि ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। बस ये है कि ये इंडेंजर्ड की कैटेगरीज में पहुंच जाएंगे अगर इनका नंबर दिन ब दिन घटता रहा तो वल्नरेबल स्पीसीज में कौन कौन आते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आ जाता है स्पॉटेड डियर, उसके बाद आपका आ जाता है मस्क डियर, उसके बाद ब्लैक बक। ये सारे जो है वल्नरेबल स्पीसीज है जो कि अब इंडेंजर्ड की कैटेगरीज में पहुंचने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक्सटिंक्ट क्या होता है, ऐसे स्पीसीज जो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स है, रेड हेडेड डक है, तो क्या मतलब जो है पांडा है, ये सब क्या हो गया? पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। उसके बाद आता है इंडेंजर्ड, जो अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ऐसे एनिमल की कैटेगरी को हम लोग इंडेंजर्ड कहते हैं। तो रेड पांडा, स्नो लियोपार्ड, गिवन, ये सब इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आ जाते हैं। उसके बाद वल्नरेबल, ऐसे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड की कैटेगरीज में पहुंचने वाले हैं अगर इनका नंबर सीधे तरीके से कम होता रहा तो। स्पॉटेड डियर, मस्क डियर और ब्लैक बक आर द एग्जांपल ऑफ वल्नरेबल स्पीसीज। उसके बाद आता है रेयर स्पीसीज जो कहीं-कहीं पर पाए जाते हैं, जैसे इंडियन एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड एस, ये सारे जो है रेयर स्पीसीज है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो थ्रेटेंड स्पीसीज कहा जाता है, किंग कैटेगरीज वाले को थ्रेटेंड कहा जाता है। तो 3 कैटेगरीज वाले जो है यहाँ पर आपके रेयर स्पीसीज, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। तो रेयर स्पीसीज आपके रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल और इंडेंजर्ड, इन तीनों की अगर हम बात करें तो इनको थ्रेटेड स्पीसीज कहा जाता है, जिसके ऊपर जो है वो खतरा मंडरा रहा है एक्सटिंक्ट होने का, मतलब गायब होने का। तो इंडेंजर्ड, उसके बाद आपका मतलब जो है वल्नरेबल और रेयर, इन तीनों को हम लोग जो है किस स्पीसीज के अंदर हम लोग जानते हैं। तो ये तीनों आ जाते हैं आपके थ्रेटेड स्पीसीज के, इनका गायब होने का जो खतरा है वो आ रहा है, इसीलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है।
उसके बाद कुछ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें कर लेते हैं, जैसे चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने मतलब चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था along with द चंदी प्रसाद भट्ट। तो चंदी प्रसाद भट्ट के साथ मतलब जो है चिपको मूवमेंट 1973 में मतलब जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था टू सेव द लाइफ ऑफ ट्रीज। ये स्टार्ट हुआ था चमोली, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पर स्टार्ट हुआ था ताकि मतलब जो है फॉरेस्ट की लाइफ को बचाया जाए। जब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए फॉरेस्ट को काटने के लिए, तो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंदी प्रसाद भट्ट थे, इन लोगों ने अपने बाकी ट्राइबल दोस्तों के साथ मतलब जो ग्रुप्स थे उनके साथ मिलकर के hug the trees and they said that if you want to cut the trees firstly you cut it. तो अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, तब हम आपको पेड़ काटने देंगे। तो इस तरीके से मतलब जो है वहां से नाम पड़ गया चिपको, क्योंकि वो लोग पेड़ से चिपक गए थे और चिपकने की वजह से इस मूवमेंट का नाम रखा गया चिपको मूवमेंट। और ये मूवमेंट था फॉर द सेक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द फॉरेस्ट। तो इंडिया में मतलब जो है चिपको मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसकी वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन मतलब जो है कम हुआ और लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता जो है वो जागी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं WWF। तो WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मतलब जो है बहुत सारे कंट्रीज जो है पैसा देती है ताकि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो पेड़ हो मतलब पौधे हो या फिर मतलब जो है आपके एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, इनके लाइफ को बचाया जा सके। तो उसके लिए WWF, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मतलब जो है आपके स्विट्जरलैंड में है। WWF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWF? तो इसका जो WWF का फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है और ये एनजीओ है ताकि फॉरेस्ट को, एनिमल्स को, इन सबको कंजर्व किया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन WWF से बनता है कि इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल जो है बहुत आसान है, गेंड पांडा। एक बहुत बड़ा पांडा जो है ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, आप देखिएगा इसके लोगो में लगा हुआ होता है WWF के लोगो में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि WWF का जो लोगो है उसमें किसका मतलब किस जानवर का जो है वो फोटो है? तो पांडा का मतलब जो है उसमें फोटो जो है वो लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन। तो इंडिया में दो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में है और दूसरा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि इधर की तरफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय में बहुत ज्यादा, ये हॉटस्पॉट का मतलब ये नहीं कि मोबाइल का हॉटस्पॉट, it is a hotspot. This is the highest concentration of different kinds of animals and plants at a particular region. That region is known as the hotspot region. तो बायोडायवर्सिटी का मतलब वहां पर बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स में वेरिएशन पाया जाता है, बहुत ज्यादा नंबर्स, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, इसीलिए उनको हॉटस्पॉट रीजन के नाम से रखा गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच and now it is complete. Okay, thank you.